Good morning, students. I hope you all are feeling refreshed after the exams. So, it is time to do the new chapter in PT3, and the chapter we are going to do is chapter 5 from your book, and its name is Force, Work, and Energy. So, let's begin. But before beginning the chapter, let's have a look on the topics we are going to cover. We are going to do the concept of force, effects of force, types of forces, and work. Observe these people on the screen. They are pushing the things. किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए आपको उसको पुश करना पड़ सकता है. धक्का लगाने के लिए आपको आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ यूज़ करनी होती है, एंड दैट स्ट्रेंथ बाय विच यू कैन पुश द थिंग्स इज फोर्स. सिमिलरली किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच कर भी आप उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो. दिस इज़ द एक्ट ऑफ पुलिंग द थिंग्स. पुल करने के लिए भी आपको आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ यूज़ करनी होती है. सो पुलिंग इज ऑल्सो फोर्स. So we can define force as a push or pull applied on an object. किसी भी चीज़ की पोजीशन चेंज करने के लिए हमें उसको पुश करना हो सकता है या फिर हम उसको पुल कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा. सो फोर्स इज अ पुश और अ पुल. The next topic we are going to do is the effects of force. जब भी आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हो तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, क्या होता है, उसमें क्या चेंजेस आते हैं. These things we are going to do. Now you can see that two children are playing. जब भी आपकी तरफ कोई बॉल थ्रो करता है तो वो बॉल मूव कर रही है, मूव करके वो आपकी तरफ आती है और आप उसको कैच कर लेते हो. तब वो मूविंग ऑब्जेक्ट रुक जाता है जब आप उसको कैच कर लेते हो. पहले बॉल मूव कर रही थी, जब आपने उसको कैच कर लिया तब वो रुक गई. सो फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. आपने फोर्स लगाया कैच करने के लिए, इसलिए वो बॉल जो पहले मूविंग थी अब वो रुक गई है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर कोई बॉल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो पहले मूव नहीं कर रहा है, कोई भी चीज़ जो मूव नहीं कर रही होती है, हम उसको बोलते हैं कि वो रेस्ट पोजीशन में है और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, बिकॉज इट इज़ नॉट मूविंग. सो इफ़ यू नीड टू मूव दैट ऑब्जेक्ट, आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी. फोर्स अप्लाई करके वो मूव कर जाएगी. सपोज यू आर प्लेइंग फुटबॉल, you will kick the football and ball will start moving. So force can move a stationary object. For the next point, you can take a rubber band in your hand and stretch it. आप देखोगे कि उसकी शेप चेंज हो गई है. पहले वो छोटा था, अब वो बड़ा हो गया है, बिकॉज आपने उस पर फोर्स लगाई है उसको स्ट्रेच करने के लिए. सो फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यू कैन अप्लाई फोर्स ऑन एनीथिंग. इफ इट इज़ नॉट दैट मच हार्ड, इट्स शेप विल बी चेंज्ड. आप में से बहुत सारे बच्चों ने कभी ना कभी तो क्रिकेट खेला ही होगा. तो क्रिकेट में आप क्या करते हो, आपको कोई बॉल थ्रो करता है और आप बैट की हेल्प से उस बॉल को हिट करते हो. एंड व्हेन यू आर हिटिंग द बॉल, थ्री थिंग्स हैपन. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब बॉल आ रही है आप उसको हिट करके उसकी डायरेक्शन ही चेंज कर देते हो. ठीक है, वो आपकी तरफ आती है, इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, आप उसको हिट करके अपने से दूर कर देते हो. सो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. सेकेंड पॉसिबल कंडीशन क्या हो सकती है, अगर बॉल स्लो स्पीड में आ रही है, आप उसको ज़ोर से हिट करते हो और उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है. और थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, अगर वो बहुत फास्ट आ रही है तो आप उसको थोड़ा सा हल्का सा हिट करके बैट के साथ उसकी स्पीड कम भी कर सकते हो. सो थ्री थिंग्स कैन हैपन. डायरेक्शन इज चेंज्ड,
Definitely, either speed will be increased or decreased. So this is the next effect of force. Force can increase or decrease the speed of an object. So we can summarize the effect of force as force can stop a moving object, force can move a stationary object, force can change the shape of an object, force can increase or decrease the speed of an object, or force can change the direction of moving object. The next topic we are going to do is the types of force. Force can be of various types. तो हम सबसे सिंपल से स्टार्ट करेंगे. कोई भी चीज़ को पिक करने के लिए, जैसे हमने पहले फोर्स में पुशिंग एंड पुलिंग की एग्जांपल ली है, तो किसी भी चीज़ को पुश और पुल करने के लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करनी होती है. तो वो स्ट्रेंथ एक्चुअल में किसकी होती है? दैट स्ट्रेंथ इज़ ऑफ योर मसल्स. आप अपनी मसल पावर यूज़ करते हो किसी भी चीज़ को पुश, पुल, ड्रैग और लिफ्ट करने के लिए. सपोज़ आप अपने किसी टेबल की पोजीशन चेंज कर रहे हो और आप कोई बकेट लिफ्ट कर रहे हो, उसके लिए आप अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ यूज़ करते हो. तो जो स्ट्रेंथ, जो फोर्स आपके मसल्स से आता है, दैट फोर्स इज़ नोन एज मस्क्यूलर फोर्स. इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम इट्स नेम. मस्क्यूलर इज़ मसल फोर्स. नेक्स्ट टाइप, इसके लिए हम कंसीडर करेंगे कोई भी मशीन. हम सिंपल मशीन भी कोई ले सकते हैं, सपोज़ अ साइकिल और अ कार. ओके, साइकिल भी एक मशीन है क्योंकि उसमें जो पैडल वर्क होता है, जो चेन होती है, वो एक साथ मिलके काम करते हैं. ये मशीन फर्दर बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स से बनी होती है. तो जो फोर्स ये टूल्स एक साथ मिलके लगाते हैं या फिर कोई मशीन लगाती है, that force is known as mechanical force because it is because of the machinery. जो मशीन से फोर्स आता है, that force is known as mechanical force. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अब जब भी कोई चीज़ ऊपर थ्रो करते हो इन द एयर अपवर्ड्स, इट ऑलवेज कम्स बैक टू यू. ये हमेशा ही नीचे आती है, राइट? इसलिए कोई भी आप ऐसी डेलिकेट चीज़ को हवा में ऐसे थ्रो नहीं कर सकते क्योंकि वो टूट जाएगी, बिकॉज इट कम्स बैक टू द अर्थ. तो ऐसे क्यों होता है? अर्थ भी एक फोर्स एक्सर्ट करती है. एक्सर्ट करना मीन्स लगाना. हम सब पे जितनी भी ऑब्जेक्ट्स अर्थ के ऊपर हैं, अर्थ उनको अपनी तरफ पुल करती है, अपनी तरफ वो खींचती है. और दैट pull that earth exerts on all the objects on it is known as force of gravity. ग्रेविटी का जो फोर्स है, ये अर्थ लगाती है सारे ऑब्जेक्ट्स पे जो भी अर्थ के ऊपर हैं. इवन कि हेवनली ऑब्जेक्ट्स पे भी. मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटी. नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे. आप अपने हैंड्स को रब करो, पाम ऑफ हैंड्स को रब करोगे तो आपको थोड़ी देर बाद थोड़ी थोड़ी वार्मथ फील होगी. ऐसा हम विंटर्स में बहुत यूजुअली करते हैं. जब हमें बहुत ठंड लगती है तो हम वार्मथ लेने के लिए अपने पाम्स को रब करते हैं. तो वो वार्मथ क्यों आती है? यू कैन ऑब्जर्व वेरियस लाइन्स ऑन योर हैंड. आप वो लाइन्स क्या है? वो लाइन्स इरेगुलरिटीज़ हैं बिकॉज आपकी जो हाथ की सरफेस है वो स्मूथ नहीं है. जब एक हैंड की इरेगुलरिटीज़ लाइन्स दूसरे हैंड की लाइन्स के बीच में स्टक हो जाती है तो वो मूवमेंट को रोकने की कोशिश करती है. मूवमेंट को रोकने की कोशिश जो ये फोर्स लगाती है, तो वो फोर्स है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है. जो मूवमेंट फॉरवर्ड हो रही होती है उसको ये बैकवर्ड लाने में हेल्प करता है. ये किसी भी चीज़ को जो मूव कर रही है उसको रोकता है. तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इट इज़ द opposing force which arises due to the
रफ सरफेस, कोई भी सरफेस जो स्मूथ नहीं है वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेफिनेटली होगा। जब भी आप बॉल भी रोल करते हो सरफेस पे तो भी वो बॉल थोड़ी डिस्टेंस के बाद रुक जाती है। दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द irregularities ऑन द surface ऑफ फ्लोर। The next topic we are going to cover is work. You all must be thinking that the work is such a simple term, why it is included in science. So it is the scientific point of view of work. Work is directly related with force. Whenever you are doing something, suppose you are just moving a table, तो आप उसको पुश करोगे या फिर पुल करोगे। पुश और पुल इज़ फोर्स। ओके, अब वो टेबल मूव करेगा, या तो वो आगे आएगा या फिर वो पीछे जाएगा, तो उसमें कुछ डिस्टेंस आएगा, राइट। तो वो कोई डिस्टेंस कवर करेगा। सो फोर्स एंड डिस्टेंस, ये जब दोनों साथ में चीज़ें होती हैं, दैट इज़ नोन एज वर्क। सो हम वर्क का एक फॉर्मूला करते हैं, दैट इज़ फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। एज आई टोल्ड यू, जब भी आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हो, या तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट रुक जाएगा या रुका हुआ ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो वो कोई ना कोई डिस्टेंस डेफिनेटली कवर करेगा। तो फोर्स और डिस्टेंस जब एक साथ होते हैं, दैट कंबाइनली इज़ नोन एज वर्क। नाउ यू कैन कंसीडर अ सिचुएशन ऑफ पुशिंग अ वॉल। अब वॉल को पुश करो, क्या वॉल मूव करेगी? नो, वॉल कभी भी मूव नहीं करेगी। तो क्या आप उसमें कोई काम कर रहे हो? एंड द आंसर इज़ अगेन नो, बिकॉज वॉल का डिस्टेंस कुछ नहीं है। चाहे आप सारा दिन वॉल को पुश करते रहो, फोर्स डेफिनेटली आप लगा रहे हो, बट डिस्टेंस नहीं होगा, तो उसमें कोई भी वर्क डन नहीं होगा। So that is it for today. Revise these topics, read these topics from the book as well. You can find new examples from there and solve the assignment. Thank you.